हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे, तो हमारा रिफ्रैक्शन के टॉपिक के ऊपर पूरा खास डिस्कशन इसमें होने वाला है। उसी पर फोकस रहेगा तुम्हारा। रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा उसमें क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में, और कुछ बेसिक्स फेनोमेना। तो बेसिक्स फेनोमेना में बस इतना सा है कि वो तुमने देखा होगा कि जो पेंसिल होता है, अगर तुम उसे एक ग्लास में अगर पानी में डिप करोगे, ठीक है, ग्लास लेना, ग्लास में पानी रखना, पानी में तुम क्या करना, पेंसिल को रखना, उसको साइड से अगर तुम देखोगे ऐसे, तो तुमको नजर आएगा कि जो पेंसिल है वो थोड़ा टेढ़ा यानी कटा हुआ टाइप का तुमको दिखेगा। ठीक है, लगेगा कि पेंसिल ना कटा हुआ है। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा और अच्छे से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़िया से एंजॉय करते चलो। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ कि तुम्हारा जो लेक्चर है बहुत लेट से आ रहा है और रेगुलरली लेक्चर नहीं आ पा रहा है। इसका कारण है कि मैं अपने जो ऑफलाइन बेचेस हैं और अपना जो खुद का काम है उसमें मैं बिजी रह जा रहा हूँ, जिस कारण से मैं वीडियोस को अच्छे से टाइमली नहीं बना पा रहा। इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और ये सारी चीजों को एक एक के वन बाय वन करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। लेट्स गो। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो बेसिकली देखो, ये जो चैप्टर्स अभी जो इस लेक्चर में मैं कराने वाला हूँ तुम्हें, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा और आता भी है। बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आएगा तो। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लो, 2 मार्क्स एकदम फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से मजे से पढ़ो। बहुत ही आसान है ये वाला पार्ट तुम्हारा, इसको देखो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होता है? The bending of light from its original path when it passes obliquely from one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में समझो कि जो तुम्हारा लाइट है वो तुम्हारा बेंड होता है। मतलब ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और ऐसे करके बेंड हो गया, ऐसे जा रहा था, जा रहा था, ऐसे बेंड हो गया। तो इस तरह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जब तुम्हारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा हर जगह पर होगा जहां पर भी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडिया दिखता है, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, टारपेंटाइन पे ऑयल हो गया तुम्हारा, या फिर कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है, डायमंड ले लो। तो उन सभी में तुम क्या देखते हो कि लाइट एक आता है, एंटर करता है, एंटर करके बाहर निकलता है, इन सभी चीजें फेनोमेना हम देखते हैं। तो उसमें तुम्हारा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे एंड देन फिर आगे चलेंगे। तो ये एक सेपरेटिंग मीडिया है, सेपरेशन लाइन है। ये क्या कर रहा है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीडियम 1 क्या होगा, तो मीडियम 1 को तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर ग्लास लेना ग्लास लो, एयर लेना एयर लो, वाटर लेना वाटर लो। मीडियम 2 में भी कुछ भी ले सकते हो, तुमको जो मर्जी वो लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक लाइट को लेकर आए ऑब्लिकली, और ये सेपरेशन जो है तुम्हारा मीडिया का वहां पर हमने फॉलो किया। तो ये आने वाला रेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर फॉल करता है उसको ओ नाम देते हैं, और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। बेंड कैसे होगा, तो देखो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा ना जाके अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट तुम देखते देखते हो और तुम्हें जो देखने को मिलता है, ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। बेसिक सा फंडा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जब बेंडिंग होगा लाइट तुम्हारा, दो सेपरेशन ऑफ मीडिया पे, उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये जो लाइट रे है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ओके ना, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब यहाँ पर देखो एक और टर्म आता है, उसको ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इसे हम एन से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, बड़ा ही आसान सा चीज है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर तुम्हारा जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया?
अब यहाँ पर एक और टर्म मैं बताने जा रहा हूँ जो कि तुमने शायद नहीं देखा होगा, और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी तुम देख लोगे इसे। ठीक है, तो क्या बताने वाला हूँ, तो देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा लाइट रे आ रहा था, जो इंसिडेंट हो रहा था, वो अगर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम नहीं रहता तो किधर जाता? तो सिंपल सा है सर कि दूसरा मीडियम अगर नहीं रहता तो उसको एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है, तो जो रास्ता पे आ रहा था वही रास्ते पे चला जाएगा। बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये आ रहा था और ऐसे चला जाता, लेकिन हुआ क्या, ये थोड़ा सा मुड़ गया। क्या किया? ये थोड़ा सा इधर की साइड में, इधर की साइड में क्या कर गया? मुड़ गया। तो ये जो तुम्हारा मुड़ गया ना, इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर क्या चीज लिखे हो आप, जरा इसे बता दो, ये क्या क्या है? ये क्या उल्टा पुल्टा ऐसे जैसा बना दियो? तो ये तुम्हारा कहलाता है डेल। क्या कहलाता है? डेल कहलाता है। इसको ग्रीक लेटर वर्ड है, इसे बोलते हैं डेल। अरे डेल वही, अरे कैसे भी बोलो, डेल्टा बोल दो। चलो डेल बोलो या डेल्टा बोलो, डेल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेल जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है, ये तुम्हारा होता है कि कितना एंगल डेविएट कर गया तुम्हारा रेस, असली जो ओरिजिनल पाथ था उसे कितना वो बेंड कर गया, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से समझो, एक एयर है और एक वाटर है, और ये तुम्हारा सेपरेटिंग मीडिया है। तो जब तुम्हारा लाइट ऐसे फॉल करेगा, ऐसे जब फॉल करेगा, इंसिडेंट होगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम क्या लेते हैं? ओ पॉइंट ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस तरह से परपेंडिकुलर बना लोगे नॉर्मल। ओके, तो ये जब तुम्हारा इंसिडेंट होगा एयर से और जब वाटर में जा रहा होगा, तो देखो इसको अगर वाटर नहीं रहता तो ऐसे निकल लेता ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर क्या बोलेगा? बोलेगा भाई कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो बोलेगा देखो मैं तो बहुत चिपका चिपका टाइप का हूँ, और जो एयर का पार्टिकल्स बोलेगा मैं तो खुला खुला हूँ, है ना। तो एयर का पार्टिकल से जो तुम्हारा लाइट रे आएगा, बड़ा मस्त एकदम मौज करते हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो वाटर में जैसे ही प्रवेश करना चाहेगा, एंटर करना चाहेगा, बोलेगा वहां का मॉलिक्यूल्स हम तो पास पास है, हम तो जगह नहीं देंगे जाने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा जगह देंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि ये लाइट रे जो होता है वो उसी डायरेक्शन में पास नहीं कर पाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सब यहाँ पर उसको रोकता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है कि वाटर में जाने के बाद जब जाता है तो ये थोड़ा नॉर्मल की साइड बेंड कर जाता है। क्या होता है? नॉर्मल की साइड बेंड कर जाता है। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा छोटा छोटा फेनोमेना है जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन समझ गए, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो। ठीक है, पहला पॉइंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब क्या होगा तुम्हारा? सेम प्लेन पे क्या करेगा? लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा सेपरेटिंग मीडिया है, इसमें जो इंसिडेंट रे आया है और जो नॉर्मल बना है और जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, सब का सब कहां पर है? सब का सब तुम्हारा इसी प्लेन पर है। ये दिख रहा है तुम्हें प्लेन? ये इस तरह से, कुछ इस तरह से प्लेन तुम्हें दिख रहा है, तो ये प्लेन पर ही सब लाई कर रहा है। ये पहला तुम्हारा लॉज है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया। यहाँ पर पेयर ऑफ टू मीडिया के लिए जो साइन आई होगा और साइन आर होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कितने के बराबर होता है? तो इसको n2 1 बोलते हैं। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब भी 2 और 1 लिखा हुआ है, यानी दो नंबर एक साथ लिखा हुआ है या दो चीज एक साथ रहेगा यहाँ पर नीचे में, तो इसका मतलब समझना कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से, पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर इतना बस आना हो कि ये जो n2 1 है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1। ये मीडियम 1 के रिलेटिव में, मतलब जो मीडियम 1 है जहां से लाइट आया, जहां पर लाइट गया, ये लाइट तुम्हारे मीडियम 2 में गया, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के हिसाब से कितना है, तो वो तुम्हारा कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, और इसे लिखते हैं n2/n1 के बराबर लिखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सेकंड लॉ है इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है तुम्हारा। ठीक है ना, यहाँ पर आई और आर का जो साइन लेते हैं, उनका जब रेशियो लेते हैं, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही आता है हमेशा तुम्हारा। तो ये सेकंड लॉ है। ओके ओके ना,
नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी मीडियम का, किसी एक मीडियम का, इस बात को ध्यान रखना, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो तुम्हारा डायमंड हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी ऑयल हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो उस मीडियम को तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करोगे, वो तुम्हारा होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, उसको एन से डिनोट करते हैं, ये तुम्हारा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि लाइट जो है तुम्हारा वो एयर में कौन सा स्पीड से आ रहा था, ठीक है, और वो जब जिस मीडियम में हम निकाल रहे हैं उस मीडियम में जो गया है, तो उस मीडियम का स्पीड कितना है, तो उसे अगर तुम रेशियो ले लोगे तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को सी, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा उसको वी लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर जो सी होता है उस सी का वैल्यू तुम्हारा फिक्स है, याद रखना, वो तुम्हारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और ये जो लाइट का स्पीड है सबसे हाईएस्ट होता है दुनिया में, सबसे हाईएस्ट क्या चीज चलता है, कौन सा स्पीड है, तो सबसे हाईएस्ट तुम बोलोगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड होता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ओके। अब कुछ पॉइंट्स देख लो, यहाँ पर सी जो होता है वो ऑलवेज बी से बड़ा होगा, सी तो हाईएस्ट है ना भाई, अरे हाईएस्ट है तो सबसे ज्यादा होगा ना तुम्हारा, जितना भी मीडियम में वो जो चलेगा, तो मीडियम में स्पीड जो होता है लाइट का वो कम हो जाता है, तो कम हो जाता है, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर है वो तो तुम्हारे वी से ज्यादा होगा ऑलवेज। तो इस तरह से सी बड़ा है, वी छोटा है, यानी कुछ ऐसा है कि सी का वैल्यू अगर 5 लियो, वी का वैल्यू 1 लियो, तो एन क्या आ जाएगा, तो एन आ जाएगा 5/1, और ये क्या होता है, ये 5 होता है, जो कि 1 से क्या है तुम्हारा बड़ा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, जो कि एन ग्रेटर देन 1 तुम्हारा हो जाएगा। ये पॉइंट बड़ा अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब बोलोगे ये कैसी बात है, तो देखो इसका जो यूनिट है वो तो मीटर पर सेकंड लिखोगे, और नीचे का भी यूनिट मीटर पर सेकंड लिखोगे। अरे ये स्पीड है ना, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का यूनिट होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, इसको काट दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा क्या, कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा सा एक चीज मैं बता रहा हूँ उसको देख लो, थोड़ा लिखने का तरीका जान लो, तो कैसे कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुमसे बोला जाए एग्जाम्पल में कि बताओ भाई कि तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, ग्लास बताओ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ग्लास को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे एनजी लिखेंगे, एनजी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा तुम्हारा। और इसे अगर इस टर्म में लिखा जाए, क्योंकि ग्लास का निकाल रहे हो ना, किसी के रिलेटिव में नहीं जा रहे हो, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं जा रहे हो, तुम्हें ग्लास का निकालना पर्टिकुलरली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि ग्लास में निकाल रहे हो ना तो ग्लास रखना है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मान लो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, तो ये हो जाएगा सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। फिर इसी तरह से मान लो अगर तुम्हें डायमंड का निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये छोटा सा चीज तुमको याद रखना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कैसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बात समझ में आ गया, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का क्या निकालना है, वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। बहुत बढ़िया, वाटर में जाना है, पानी में जाना है, पानी में छपाक छपाक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और जो वाटर का स्पीड है वो तुम्हारा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों का 10⁸ कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3/2.26। अब इसे डिवाइड करो, क्या डिवाइड कैसे करोगे, ये बड़ा ही प्रॉब्लम वाला है। तो यहाँ पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 जीरो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब काट लो 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 कट गया। और नहीं कटेगा तो यहाँ पर क्या करोगे, ये 150/1 लिखोगे और इसके बाद बाजू में जाकर यहाँ पर इसका डिवाइड करके तुम आंसर निकालोगे, ठीक है। तो 113/11150, तो इसको डिवाइड करना है। पहले तो 1 बार में करोगे 113, तो ये 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0 करोगे, फिर कितने बार में करोगे, तो 113 को 3 बार करो, 13 को 3 बार करेंगे तो 39 होगा, और 3 को 1 बार करेंगे तो 3 होगा, तो 10 में 9 हो गया 1, और यहाँ पर 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, और ये कट्टम कुट्टी हो जाएगा, खत्म कहानी। पॉइंट है तो यहाँ पर एक और 0 पुट कर सकते हो, उसके बाद कितना लगाओगे 2 लगाओगे, और ऐसे करके करते जाओगे तो ये तुमको मिलेगा 1.33। अप्रोक्सीमेट आंसर जब निकालोगे ना 2 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो ये 1.33 आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा जो वाटर का आ गया वो तुम्हारा 1.33 आ गया, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, यही तुम्हें देना है, ओके ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आओ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब तुमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला, या फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला, या डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला। अरे भाई यहाँ पर ध्यान से सुनो, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर दूसरे मीडियम के हिसाब से निकाल रहे हो तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, कैसे उसको लिखेंगे, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, दूसरे रिस्पेक्ट में वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ये मीडियम 2 और मीडियम 1 क्या है, तो ये तुम्हारा रहा मीडियम 2 और ये रहा तुम्हारा मीडियम 1, ठीक है। रैंडम हम लिए हैं तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में इसे बोलेंगे N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसे लिखा जाएगा N2/N1। क्या होता है, N2 होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यानी कि एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का उसको 1 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा देखो दूसरे तरीके से, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसे लिखो N12 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1/N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, तो यहाँ पर तुम एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो N21 है और जो N12 है ये कुछ उल्टा पुल्टा नहीं नजर आ रहा है तुम्हें। अगर मैं N21 को यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो N2/N1 लिखा हुआ है, और इसे जो है इसे मैं उल्टा करके लिखूं 1/N12, तो देखो ये क्या होगा N2/N1 होगा। तो इन दोनों को बोलोगे कि भाई तुम दोनों तो एक जैसा दिख रहे हो, अरे दिख रहे हो ना एक जैसे, सेम सेम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 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 ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि ये जो N21 होगा वो तुम्हारा 1/N12 के बराबर आ जाएगा। N21 क्या हो जाएगा, 1/N12 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अच्छे से अपने दिमाग में बसा लेना और बढ़िया से एकदम मस्त याद कर लेना, ठीक है। तो ये N21 क्या होता है, 1/N12 के बराबर आता है, और इसे हम बेसिकली अपनी भाषा में बोलते हैं, साइंस की भाषा में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि जिस मीडियम से आया उसी मीडियम से फिर वापस हम, मतलब जिस मीडियम से आके जिस मीडियम में गया और जाने वाला जिस मीडियम में था तो वहां से वापस भेज देंगे तो वो तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा, मतलब सेम पाथ पे सेम चीज को फॉलो करते हुए रिवर्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इससे प्रूव होता है N21 इक्वल टू 1/N12 होता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखना है, उसका फॉर्मूला पता करना है, उसे दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है वो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, यानी कि n इक्वल टू c/v होता है। तो यहाँ पर जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमेशा N2 और N1 होता है। तो हम क्या करेंगे, N1 को c/v1 लिख सकते हैं क्या,
N1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो ये C/V1 तो लिख सकते हैं। हाँ, फिर ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसे C/V2 लिख सकते हैं। C तो हमारा कांस्टेंट होता है ना भाई, C हमारा कांस्टेंट होता है, V1 V2 तुम्हारा वेरी करता है, चेंज करता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N21 जो आ जाएगा वो N2/N1 आएगा, और N2 की जगह पर हम C/V2 रखेंगे, और N1 की जगह पर C/V1। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा C/V2 का एज रखो, ये डिवाइड में ना, तो इसको इनटू में करेंगे चेंज, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये ऐसा है ना, तो ऐसा हो कि ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तुम्हारा, तो V1 ऊपर चला जाएगा, C नीचे, C से C कैंसिल हो गया, तो ये V1/V2 बन गया। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया, N21 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V1/V2 आ गया। यानी कि जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रहेगा, तो उसको लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तुम्हें दिख रहा है कि जो N21 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, N2 ऊपर है V2 नीचे है ना। जब भी तुम्हारा एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे होगा, तो इसका मतलब समझ आना कि ये इनवर्स का रिलेशन है, तो यानी कि n जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v का। तो यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या अगर तुमसे बोला जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ कि भाई इसको पूरा बताओ कि वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा। G मतलब ग्लास, W मतलब वाटर, तो इसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखोगे। जो पहले आया पहले आएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। जैसे होता है ना क्लास में, जो पहले आया वो तुम्हारा फर्स्ट बेंच पे, जो बाद में आया वो पीछे जाएगा तुम्हारा, जनरली होता है। ठीक है, तो Ng/Nw लिखेंगे, और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो इसका उल्टा कर देना, Vw/Vg कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा रिमेंबर कर लो तो जरा। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज। इसका स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी शायद तुम भूल गए होगे, तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ कि वेवलेंथ क्या होता है। कि जो लाइट होता है, लाइट एक वेव की तरह होता है। क्या होता है, लाइट एक वेव की तरह होता है, कुछ इस तरह से जाता है, स्यू 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 स्यू, सांप सीढ़ी जैसा चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसको ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। बात सुनना है इतना। अब ये वेवलेंथ हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितनी बार ये ऑसिलेशन करेगा, यानी कि यहाँ पर से मैंने इस वेव को छोड़ा, 1 सेकेंड में ये कितनी बार ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके वापस तुम्हारा रिपीट होगा, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन होता है, और 1 सेकेंड में जितनी बार होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या है कि लाइट का जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर, लेकिन जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना तुम्हारा, वो सोर्स पर डिपेंड करता है कि भाई वो सन से आ रहा लाइट, कि तुम्हारा घर का लाइट से आ रहा है, कि पड़ोस वाले का लाइट से आ रहा है, या फिर कोई खंबा से लाइट आ रहा है, अरे आ कहाँ से रहा लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, सोर्स पर डिपेंड करेगा। सोर्स को चेंज करोगे, उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, तो ही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है, तो देखो ध्यान से। तो हम ये जानते हैं साउंड्स के हिसाब से कि जो स्पीड होता है वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। क्योंकि लाइट एक वेव है, वेव के जैसा भी हम लोग मान के चलते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पर अगर मैं एयर और मीडियम में अलग अलग चलूं तो वहां पर क्या निकल सकता है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो c होता है, फ्रीक्वेंसी को f लेंगे, स्मॉल f में लेते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा लेते हैं, तो c इक्वल टू f लैम्डा आ गया। और इन एनी मीडियम, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो v होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है तो वो तुम्हारा f होगा, और वेवलेंथ तुम्हारा कितना, लैम्डा m लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो v इक्वल टू f लैम्डा m आ गया। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो c/v लिखोगे, c की जगह पर f लैम्डा और v की जगह पर f लैम्डा m लिखोगे, तो f से f कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, लैम्डा बाय लैम्डा एम आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है, इसको बस समझने के लिए। अब इसका यूज जो है यहाँ पर देखोगे, क्योंकि मुझे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना। हमें ये तो सिंपल समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा वो लैम्डा बाय लैम्डा एम के बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो इसी की तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ पर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n/1, तो यहाँ पर v1 अगर निकालूंगा तो वो f लैम्डा 1 हो जाएगा। v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1। ठीक है, फिर तुम्हारा v2 लिखोगे तो f लैम्डा 2 लिखोगे, तो n/1 होता है n2 बाय n1। वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे v1 बाय v2, और v1 और v2 की जगह पुट करोगे, v1 की जगह पर f लैम्डा 1 और v2 की जगह पर f लैम्डा 2। दोनों का f और f कट जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिला कि n/1 जो होगा वो n2 बाय n1 v1 बाय v2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना, दिमाग में पूरी तरह से बसा लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ और चीज देखो। ये जो वेलोसिटी है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलो कैसे? तो देखो यहाँ पर f तो मेरा कांस्टेंट था, f मेरा क्या था, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है ना अलग अलग मीडियम में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जब तुम्हारा अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा तो अलग अलग वेलोसिटी पर उसका लैम्डा हमें अलग अलग मीडियम में अलग अलग शो होगा, या फिर एक ही मीडियम में अलग वेलोसिटी से अगर लाइट आ रहा है तो उसका लैम्डा अलग अलग यानी वेवलेंथ वो अलग अलग शो करेगा। वेवलेंथ अलग अलग शो करेगा, इसका मतलब उसका कलर अलग अलग होगा, क्योंकि कलर का जो प्रॉपर्टीज है कि कौन सा कलर कितना होगा उसको वेवलेंथ से ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये v तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा का। फिर जो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर बढ़ाना है तो वेलोसिटी को घटाना पड़ेगा। मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी उतना कम, और किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी अगर खूब तेज जा रहा है तो इसका मतलब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो कम होगा उस मीडियम का। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो लैम्डा तुम्हारा कम होगा, यानी कि वेवलेंथ हम लोग को कम दिखेगा। अगर एक मीडियम एयर है एक मीडियम ग्लास है, तो एयर से ग्लास में कोई कलर का लाइट, तो यहाँ पर कुछ और कलर दिखा रहा था, जाने के बाद कुछ और हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो गया ना भाई। अरे उसका स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने पर लाइट का कलर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। फिर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा का। एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक घटाओगे दूसरा घटेगा, ऐसे करके चलता है यहाँ पर। बात समझ में आ गया? चलो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो यहाँ पर, तो ये हमें बोल रहा है कि एक सेपरेटिंग मीडिया है, ये एयर है ऊपर, नीचे वाटर है, लाइट हमारा कुछ ऐसे आ रहा है नॉर्मल, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल आई है इंसिडेंट रे का, वो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, और ये बाहर निकल रहा है दूसरे मीडियम वाटर में, और यहाँ पर एंगल आर बना रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का f4/3 है, हमें आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आओ यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो। तो जब तुम्हारा लाइट कुछ इस तरह से फॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फॉल करता है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसे एंगल आई बोलेंगे। इस मीडियम को n1 नाम दे दो, इस मीडियम को n2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो गया। अब लाइट क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा, वो कैसे भी बेंड कर सकता है, अंदर की ओर बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे का, वो रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने एक लॉ पढ़ा है, वो हमारा लॉ है स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ कहता है कि जब भी तुम्हारा लाइट कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो साइन आई बाय साइन आर, ये हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट को लिखना क्या है, क्योंकि यही सबसे बड़ा फंडा है कि कांस्टेंट को अगर लिखना सीख गए ना तो बाकी सारा काम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। अगर इसको छोड़े तो इसका मतलब कि तुम बेकार में क्या लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तुम ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना है, साइन आई बाय साइन आर जो होगा उसको ऐसे करना कि लाइट गया कहाँ, अरे भाई लाइट गया कहाँ, कहाँ पर गया, पहुंचा कहाँ है, तो n2 में गया ना, तो n2 में गया है, आया कहाँ से,
तो आया हमारा N1 से, N1 सन आया चल के, तो N2 में गया, N1 से चल के आया, तो इसका मतलब इसको लिखोगे N2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा N2 बाय N1 के बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि लाइट गया कहाँ, N2 में, लाइट आया कहाँ से, N1 से, तो N2 बाय N1 करोगे तो देखो ये हमारा बन रहा है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1 के बराबर बन रहा है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है हमारा, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर के बराबर बन रहा है। तो ये हमारा एक नया नया फॉर्मूला अभी अभी बना है, अभी अभी डेवलप हुआ है, इसका जन्म हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में नामकरण थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिस मीडियम से लाइट आया उसे N1 और उसमें जो एंगल बना साइन आई मल्टीप्लाई में जिस मीडियम में लाइट गया N2 उसमें मल्टीप्लाई करोगे साइन आई जो आर एंगल बना है, तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसको लगाना चाहो तो इसको लगाओ, वरना ये जो मैंने बताया ना इसे लगा लो, बहुत आसान है, एकदम मस्त लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो साइन आई है बाय साइन आर है, ये इसका रेशियो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि लाइट गया कहाँ भाई, तो लाइट तो पहुंचा है इस मीडियम में, वाटर में ना पहुंचा है, लाइट कहाँ पहुंचा है, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लाइट आया कहाँ से, तो लाइट हमारा एयर से आया, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई की जगह पर पुट करो, आई का कितना वैल्यू है 45 डिग्री और आर का कितना वैल्यू, अरे सर आर तो पता ही नहीं है, हमें पूछा है आर निकालो, तो आर को कहाँ से रखेंगे। एन डब्ल्यू कितना है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है और एयर का 1 है। तो थोड़ा इधर ही मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 45 का वैल्यू कितना होता है, जरा बताओ तो कॉल करके। अरे सर कॉल कहाँ करें, ये 1/√2 आर होता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो 1/√2 बाय साइन आर आ गया, और ये 4/3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4/3 बन जाएगा। अब इसका थोड़ा सा इधर देखो, इधर रास्ते पर देखो, यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, साइन आर को उधर लेके जाऊंगा तो 1/√2 तो एज इट इज रहेगा, और साइन आर मेरा उधर चला गया मल्टीप्लाई में, क्या चला गया, इसको लिखूंगा 4/3 इंटू साइन आर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे साइन आर चाहिए, तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, 4/3 को इधर उल्टा के लेकर आओगे, फिर देखो साइन का डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 देखो साइन का मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में रहेगा उधर डिवाइड होगा, जो डिवाइड में रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर तुम्हारा कितना आ गया, 3 1 जा 3, 4 इंटू √2, 4√2 हो गया। तो ये साइन आर इक्वल्स टू 3 4√2 आ गया, 3/4√2 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें ये इसका वैल्यू साइन समथिंग कुछ दिया हुआ है, जैसे साइन 37 अगर मान लो दे दिया है, तो यहाँ पर साइन 37 रखना, अंदर वाला एंगल अंदर वाले के बराबर हो जाएगा, नहीं आर तुम्हारा 37 के बराबर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वहां पर रखना, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना, वो सही है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या समझना था, यहाँ पर समझना था कि लाइट गया कहाँ, लाइट गया कहाँ, गया कहाँ, और लाइट आया कहाँ से, लाइट आया कहाँ से। तो यहाँ पर बस तुम्हें ये समझना है कि लाइट गया कहाँ और लाइट आया कहाँ से है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो स्नेल्स लॉ का जो फंडा है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट गया कहाँ था, N2 पर, तो N2 को ऊपर रखोगे, लाइट आया कहाँ से, N1 से, तो N1 को नीचे रखोगे। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, N2 बाय N1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सब जगह करेंगे और सब जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, बढ़िया ना, चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हमारा है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। तो क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो क्या ये डेंसिटी के जैसा है, अरे नहीं ये डेंसिटी के जैसा नहीं है, जो डेंसिटी तुम लोग पढ़ते हो मास और वॉल्यूम उसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ध्यान दो। तो ये तुम्हारा है कि इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट, यानी कि लाइट कितना रिफ्रैक्ट करेगा, वो लाइट का रिफ्रैक्ट करने का जो एबिलिटी है एक मीडियम में, तो वो डिटरमाइन करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट, जो मीडियम है लाइट को कितना रिफ्रैक्ट करेगा, कितना इधर से उधर फैला देगा, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, यानी मीडियम जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उतना ज्यादा वो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, कम होगा तो कम होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक ऑप्टिकल रेयर मीडियम,
इसमें क्या होता है कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और यहाँ पर लाइट जो होता है वो ट्रेवल फास्टर इन दिस मीडियम। लाइट इसमें क्या करता है, फास्ट चलता है, एकदम तेजी से भागता है तुम्हारा, ठीक है। तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको रेयर मीडियम बोलोगे बोलोगे और वो लाइट क्या होगा उसमें तुम्हारा फास्टर चलेगा। फिर अगर डेंसर मीडियम है तो तुम्हारा वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी वो मीडियम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा और उसमें लाइट तुम्हारा स्लोअर चलेगा, मतलब धीरे धीरे कछुआ की चाल की तरह चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि तुम्हें क्या मिला है कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वाटर जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा एयर के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है ट्रेवल स्लोअर इन वाटर, तो वाटर में धीरे धीरे चलेगा लेकिन वो एयर में क्या है फास्टर चलेगा, बहुत तेज से जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में था जिसमें हम लोग को ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम उन दोनों के बारे में समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसका कारण क्या है। तो अभी जो तुमने पढ़ा कि एक ऑप्टिकल डेंसर होता है, एक ऑप्टिकल रेयर होता है। ऑप्टिकल रेयर में क्या होता है, लाइट फास्ट चलता है। ऑप्टिकल डेंसर में क्या होता है, लाइट स्लो चलता है। तो रिफ्रैक्शन का कॉज भी भाई यही है, क्योंकि मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तभी रिफ्रैक्शन होता है हमारा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जब तुम्हारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसमें तुम्हारा क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो तुम्हारा बदलता है, चेंज होता है और इसके कारण से तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन हम देख पाते हैं, उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। और उससे जुड़े हुए जो भी अलग अलग टाइप के फेनोमेना है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट को देखेंगे। तो जब हमारा लाइट क्या होता है, गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट हमारा जाता है तो उस केस में क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट से लिखा हुआ है, इस पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि जब लाइट तुम्हारा रेयर, रेयर मीडियम कैसा होता है, रेयर मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। और डेंसर मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से लाइट तुम्हारा चल कर आएगा और डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा होगा तो क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर जब रेयर से निकलता है, रेयर से आ रहा होता है और डेंसर में जा रहा होता है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल की साइड बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, नॉर्मल की साइड तुम्हारा बेंड कर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो तुम्हारा कम होता है और जो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट होता है, सॉरी रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज्यादा होता है और जो तुम्हारा डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट हो वो तुम्हारा कम होता है। बात समझना है, क्योंकि डेंसर मतलब एक तरह समझो कि मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, तो वहां पर तो तुम तेज नहीं भाग पाओगे। अगर एक रास्ता है वहां पर अगर बहुत सारी भीड़ है तो वहां पर तुम्हारे लिए चलना मुश्किल है ना, तुम उतना तेजी से तो गाड़ी को नहीं भगा पाओगे। तो उसी तरह से अगर मान लो रेयर मीडियम के जैसा एक देख लो कि एक सड़क है जिसमें पूरा खाली है, तो तुम वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगा सकते हो। तो रेयर मीडियम में तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, इस कारण से वो तेजी से आता है। लेकिन डेंसर मीडियम में जब एंटर कर रहा होता है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट घट रहा होता है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल की साइड क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा यही है कि लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा पॉइंट एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, तो जब ये बेंड कर जाएगा तो एंगल आई जो बड़ा है वो तुम्हारा एंगल आर से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर N2 क्या है, N1 से बड़ा है। तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब तुम्हारा लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा होगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में एक्स्ट्रा इसको ऐड करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा कैसे निकलेगा, तो देखो तुमने ये पढ़ा होगा कि जब दो लाइन ऐसे वर्टिकली कट होता है तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो ये पूरा एंगल जो होगा वो तुम्हारा एंगल आई के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, तो ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, दो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो दो स्ट्रेट लाइन में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो तुम्हारा बराबर होता है। तो ये एंगल आई है तो ये भी तुम्हारा एंगल आई होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल आई है, हमें डेल निकालना है, तो एंगल आई में से एंगल आर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे और सबट्रैक्ट करके हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देखो और उसे समझो। सेकेंड केस और थर्ड केस को समझते हैं। सेकेंड केस हमारा है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो लाइट हमारा क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। तो जब तुम्हारा डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा होगा तो क्या होगा तुम्हारा, वो जब सेपरेटिंग मीडिया पर आएगा तो डेंसर मीडियम से आ रहा है,
तो रेडियल मीडियम से जब जाने वाला होगा तो यहाँ पर तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा, तो ये तुम्हारा नॉर्मल से अवे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट से समझते हैं। लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल से अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नॉर्मल हमारा क्या होता है, तो ये जो तुम्हारा लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइट रे दूर हो जाएगा। ये जाने वाला तो कुछ ऐसा था, जाने वाला तो कुछ ऐसा था, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, दूर हो गया तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जब लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा होता है तो उसका जो तुम्हारा लाइट होता है वो नॉर्मल से दूर हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में तुम्हारा क्या है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखो यहाँ पर दूर हो जाएगा तो एंगल आर तो बड़ा हो जाएगा, और एंगल आई हमारा क्या, छोटा है। और दूसरा क्या बोलेंगे, ये रेयर मीडियम में जा रहा ना, तो रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा N2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका कितना है, N1 है। सेकंड पॉइंट समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट ऑफ व्हेन गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट तुम्हारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। अरे भाई वही ना, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ और रेयर मतलब खाली खाली। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा कि स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा डेंसर से रेयर पर जाने पर उसका जो लाइट का स्पीड होता है वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट में तुम्हारा क्या है, लाइट फॉल्स नॉर्मली टू द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। अब जो ये दो मीडिया को सेपरेट करने वाला जो लाइन है, इस पर क्या करें, लाइट को ना नॉर्मली फॉल करा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से एकदम याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से याद रखना कि इसमें क्या कहानी बोला जा रहा है। तो जब तुम्हारा नॉर्मली ये लाइट तुम्हारा इस इंटरफेस पर फॉल करेगा, नॉर्मली लाइट तुम्हारा इस इंटरफेस पर फॉल करेगा, तो ये क्या होगा, बिना कोई डेविएट के, बिना कोई रिफ्रैक्शन के वो सीधा निकल जाएगा भाई। अरे क्यों निकलेगा सीधा, तो देखो यहाँ पर होता क्या है ना कि जब ये लाइट तुम्हारा फॉल करता है तो यहाँ पर एंगल आई तुम्हारा कितना बन जाता है, 0 डिग्री बन जाता है, क्योंकि यही तुम्हारा नॉर्मल बन जाएगा। अरे यही नॉर्मल है, यही तुम्हारा लाइट रे बन गया। अब ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनके बीच में एंगल, अरे दो लाइन को अगर तुम ऐसे मर्ज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंगल तो 0 होगा ना, एंगल आई तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो जब एंगल आई 0 होता है तो यहाँ पर जो एंगल आर बनता है वो भी तुम्हारा 0 डिग्री आता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ का यूज करोगे तो एंगल आई और एंगल आर दोनों ही 0 डिग्री आता है। तो इस वजह से यहाँ पर एंगल आई एंगल आर 0 डिग्री हो गया, तो लाइट रे सीधा तुम्हारा नीचे बाहर चला जाता है, बिना कोई डेविएशन किए वो अनडेविएटेड सीधा निकल जाता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो तुम्हारा चेंज होगा व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पर देखो ये मीडियम मैंने कुछ भी ले लिया है, यहाँ पर रेयर हो सकता है, ये डेंसर हो सकता है, या फिर ये डेंसर हो सकता है, या फिर ये रेयर हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो, बात समझना बस ध्यान से कि जब लाइट रे तुम्हारे इंटरफेस पर नॉर्मली फॉल करता है वो सीधा निकल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ मीडियम कुछ भी हो, दोनों वो चलेगा तुम्हारा। ठीक है, बस दोनों मीडियम अलग अलग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या होता है कि स्पीड जो होता है लाइट का वो चेंज होता है, क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है, और मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और उसके कारण से तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बदलता है। बात समझ में आ गया, चलो इसको जल्दी से उतार लो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 5 नंबर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर मैं लूं तो वहां पर किस तरह का रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि एक लाइट रे है तुम्हारा जो कि इंसिडेंट होता है, ये तुम्हारा ऊपर में जो है वो एयर है, ओके, नीचे ग्लास है और नीचे भी तुम्हारा क्या है, एयर है। यानी कि ऊपर और नीचे मीडियम तुम्हारा सेम है, बीच में तुम्हारा ग्लास है। तो रेज तुम्हारा यहाँ पर आया, ये तुम्हारा एयर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो एयर से जब आएगा और ग्लास में जब जा रहा होगा तो ये क्या होगा, रेज तुम्हारा वो नॉर्मल के साइड बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड करेगा, क्योंकि एयर जो होता है वो तुम्हारा रेयर मीडियम होता है, और जो ग्लास होता है वो तुम्हारा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एयर एयर क्या हो जाएगा, तो वो तुम्हारा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो जब लाइट तुम्हारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो वो नॉर्मल के साइड बेंड कर जाता है, और यहाँ पर चूंकि पूरा मीडियम ही सेम है, पूरा मीडियम ही ग्लास है, तो ये पूरा यहाँ पर ट्रेवल करेगा, यहाँ तक आएगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से निकल रहा होगा तो यहाँ पर वापस से इसको एयर मिलेगा, और एयर क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल की ओर आया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, और यहाँ पर नॉर्मल से दूर भाग गया। ठीक है, तो इस क्रम में पूरा जब हम इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं
कि अगर मैं इंसिडेंट रे को डॉट डॉट करके मैं आगे बढ़ाऊं, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इंसिडेंट रे को अगर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाऊं और फिर मैं इमर्जेंट रे को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये हमारा इमर्जेंट रे कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये जो बाहर निकलने वाला रे है तुम्हारा, फाइनली जो बाहर निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या होता है, आपस में पैरेलल हो जाता है। क्या होता है, पहला बात, ये दोनों आपस में पैरेलल होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो पॉइंट से समझते हैं एक एक करके इसको और अच्छे से। तो पहला पॉइंट है इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो ये जो तुम्हारा इमर्जेंट रे है ये पैरेलल होगा इंसिडेंट रे का। किसका पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे का पैरेलल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज बिकॉज द रे बेंड्स द सेम अमाउंट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ द ग्लास। अब देखो ग्लास का ये तुम्हारा एक पहला फेस हो गया और ग्लास का ये दूसरा फेस हो गया। तो ये दोनों फेस पे तुम्हारा जो बेंडिंग होगा ना वो तुम्हारा सेम अमाउंट में होगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर जितना बेंड किया इतना ही यहाँ से क्या होगा, बाहर बेंड करेगा। मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जितना ये अंदर की ओर आया उतना ही तुम्हारे यहाँ से बाहर की ओर तुम्हारा बेंड कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर जितना अंदर की ओर यहाँ पर उतना बाहर की ओर होगा, तो सेम अमाउंट में तुम्हारा दोनों सरफेसेस पर बेंड हो रहा लाइट। इस कारण से क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है व्हेन लाइट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ एयर ग्लास इंटरफेस। ये जो एयर ग्लास इंटरफेस है यहाँ पर अगर नॉर्मली ऐसे करके लाइट रे फॉल करता है, तो इसको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब भी लाइट रे तुम्हारा नॉर्मली कभी भी फॉल करेगा तो बिना डेविएट किए वो सीधा स्यू ऐसे निकल जाएगा, सीधा एकदम बिना कोई इधर उधर उसको कोई भटकने नहीं मिलेगा, वो सीधा नीचे ही जाएगा, सीधा बाहर ही निकल जाएगा तुम्हारा, अनडेविएटेड निकलेगा। लास्ट पॉइंट हमारा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, थोड़ा सा इस टर्म को देख लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे तो ये ऐसे जाने वाला था लेकिन बीच में आ गया ग्लास और ग्लास तो कर दिया कारनामा अपना। तो ग्लास क्या किया, इस लाइट रे को बेंड कर दिया और बेंड करके पीछे से थोड़ा सा बाहर आगे निकलने दिया और थोड़ा सा खिसका दिया। क्या क्या, थोड़ा लाइट रे तो ऐसे जाने वाला था ना, वो थोड़ा सा खिसका दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये निकलता कैसे है, तो निकलता है यहाँ से हम एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो ये सी है और ये मान लो ये डी है, ये जो सी डी तुम्हारा होगा ये तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आओ इसको देखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख लूँ क्या, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो अभी मेरा बना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा बना है वो क्या है, अरे देखो यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, तो CD है, CD। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको कितना मिल गया, CD के बराबर मिल गया। तो बात समझ में आ गया। तो रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है तुम्हारा, एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे तुम्हारा आने वाला रेज होता है, ग्लास स्लैब से बाहर जाने वाला रेज को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होता है तुम्हारा, पैरेलल होता है। क्यों पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना बेंडिंग होता है उतना ही यहाँ पर बेंडिंग होता है। यहाँ पर लाइट रे देखो ऐसे जाने वाला था ना, लेकिन इधर बेंड कर गया, तो ये जितना बेंडिंग हुआ है उतना ही यहाँ पर बाहर की ओर भी बेंडिंग होगा। ये बाहर की ओर जब जाएगा ना तो उतना ही बेंडिंग इधर होगा, जितना अंदर की ओर होगा उतना ही बाहर की ओर बेंडिंग होगा। इस कारण से तुम्हारा क्या होता है कि ये जो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे होता है ये तुम्हारा इमर्जेंट रे के साथ क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। देखो तो अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब किन से वो चीज बदलता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला तुम्हारा पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम जो तुमने लिया है उसके मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर तुम वाटर लिए हो या फिर तुम डायमंड लिए हो या फिर तुम ग्लास लिए हो या फिर एयर लिए हो, किस तरह का लिए हो, किस तरह का नेचर है तुम्हारा मीडियम का, पहला चीज उस पर। दूसरा चीज तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब मीडियम का डेंसिटी कितना है उस पर भी निर्भर करेगा तुम्हारा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का कितना हो सकता है। तीसरा तुम्हारा है कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, यानी कि जो तुमने लाइट इस्तेमाल किया है उसका कलर क्या हो सकता है, उसका वेवलेंथ क्या हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स है, ये तीनों याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का वो इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। अब चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अरे देखो यहाँ पर बोल रहा है ना कि जब तुम्हारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो उस समय तुम्हारा जो कौन सा ऐसा क्वांटिटीज है इन चारों में से जो सेम रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा, रिमेन सेम रहेगा। तो बताओ जल्दी, क्या स्पीड होगा, नहीं, स्पीड तो चेंज हो जाता है तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेवलेंथ होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। इंटेंसिटी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा बी ऑप्शन यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा सही होगा। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, इफ देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाइट जो है तुम्हारा वो बेंड नहीं कर रहा है, अरे वो सीधा जा रहा है तुम्हारा, बेंड नहीं कर रहा मतलब ऐसा जाके इधर नहीं मुड़ रहा है, ना उधर मुड़ रहा है, अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा तो बिना डेविएट हुए चला जा रहा है, वो सीधा चला जा रहा है। और ऐसा होता कब है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा 0 डिग्री का जब होता है तो उस केस में तुम्हारा क्या होता है कि जो लाइट रे होता है वो तुम्हारा नॉर्मली जब फॉल करता है, यानी 0 डिग्री पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो सीधा बिना डेविएट के चला जाता है। अगर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही पूछता तुम यहाँ पर क्या करते हो, 0 डिग्री ही आंसर में मार्क करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारा है सम फेनोमेना ऑब्जर्व इन डेली लाइफ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होने वाले कुछ साधारण से फेनोमेना क्या क्या है जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। पहला हमारा है अ स्टोन और क्वाइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक अगर तुम बकेट लिए हो, उसके बॉटम में तुमने क्या किया है, एक कॉइन को रख दिया है और उसको तुम साइड से अगर पूरा पानी भर के देख रहे हो तो वो तुम्हारा कॉइन जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है ये बताता है कि आखिर ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये बेसिकली है नहीं इस तरह का रे डायग्राम, लेकिन समझो ये तुम्हारा कॉइन्स है। अब यहाँ से रेस एक निकला ऊपर की ओर, एक रेस निकला साइड से, वो तुम्हारी आंखों तक पहुंचा। तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा वाटर है और ये तुम्हारा एयर है, तो वाटर से जब एयर में तुम्हारा निकलेगा तो ये क्या होता है, नॉर्मल से अवे हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मल से अवे हो जाता है। ये बात तो हमें पता है, क्योंकि डेंसर मीडियम से जब कोई चीज रेयर मीडियम में निकलता है तो वो तो तुम्हारा बेंड होता है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि जब रेस तुम्हारा बाहर निकला, यहाँ से वाटर से रेयर में एयर में गया तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बेंड हो गया और तुम्हारा आंखों तक पहुंचा। तुमने साइड से देख रहे हो तो साइड से तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगा। अब ये जो रेज आ रहा है इसको आंखें को क्या क्या प्रतीत होगा, आंखें जो हमारी है वो तो रेज को देखेंगे ना कि भाई रेज ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है यानी कि उधर से आ रहा होगा। अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो बोलोगे उधर से आ रहा, ऐसे आ रहा रेज तो बोलोगे उधर से आ रहा है। मतलब जहां से भी रेज आएगा बोलोगे ना कि रेज वहां से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें जो ऑब्जर्व करेगी बोलेगी कि रेज जो है ना यहाँ से आ रहा है, कहीं कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये एक्चुअली में पॉइंट हमारा नीचे है लेकिन वो ऊपर उठता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तुम्हारा है, ये सिंपल फेनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा देखो, द लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेज ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर द प्रिंटेड पेज। एक प्रिंटेड पेज तुम्हारा जो बुक्स में रहता है, बुक जो होता है ना, बुक का पेज निकालना तो सब प्रिंट रहता है, ठीक ना। उसमें क्या करना, ग्लास का एक मोटा सा स्लैब लेना, उसको ऊपर से रख देना। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वो तुम्हारा लेटर्स है, पहले जो छोटा छोटा दिख रहा था वो अब धीरे धीरे बड़ा दिखेगा। कैसे दिखेगा, बड़ा, वो बड़ा तुम्हें दिखेगा लेटर्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट पर बेस्ड है। तीसरा तुम्हारा अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर इन अ ग्लास अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। अब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम किसी पेंसिल को किसी वाटर में भरे, मतलब सॉरी एक कप लो या फिर एक ग्लास लो, उस ग्लास में पूरा वाटर भर दो और उसमें पेंसिल को डिप कर दो। तो जब पेंसिल को डिप करोगे तो तुम्हें पता चलेगा आधा पार्ट तुम्हारा बाहर होना चाहिए एयर में और कुछ पार्ट तुम्हारा अंदर होना चाहिए, तब जाके क्लियरली दिखेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसा कुछ तुमको रखना है कि कुछ पार्ट ऊपर रहेगा कुछ पार्ट नीचे रहेगा। तो जब इस तरह से तुम साइड से ऑब्जर्व करोगे तुम पाओगे कि जो पेंसिल है तुम्हारा, ये ग्लास लैब ग्लास वाला ग्लास में करना, ठीक ना, तो जाके अच्छे से पता चलेगा। तो पेंसिल को क्या होगा तुम्हारा, ये बेंड होता हुआ दिखेगा तुमको, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है तीसरा पॉइंट में, ठीक ना। चौथा तुम्हारा क्या है, एन एग और लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी बिगर
देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन सीन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ग्लास। अब क्या होता है, एक ग्लास लिए, ग्लास में मैंने पानी डाल दिया, अब पानी में मैंने क्या किया, छोटे छोटे जो नींबू होता है ना, घर में जो नींबू आता है ना, तो उस नींबू को क्या करना, उसमें डाल देना। अब जब डाल दोगे उसके बाद तुम साइड से देखोगे तो देखने पर क्या पता चलेगा, ये तो बड़ा हो गया भाई। कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये जो बड़ा होने वाला फेनोमेना है, ये भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है, उसी के कारण से हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चारों छोटा छोटा जो फेनोमेना वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यही फेनोमेना तुम्हारा एक्टिविटी में भी लिखा हुआ है, तो मैंने एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कराया, डायरेक्ट इस फेनोमेना को ही लिख दिया कि आखिर क्या होता है उसमें, किस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दोबारा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज 1.71। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो रूबी जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.71 है, तो इस स्टेटमेंट से तुम क्या समझते हो, ठीक ना। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम सी बाई वी करके लिखते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है, मीडियम में जो स्पीड होता है। तो एन इक्वल टू सी बाई वी होता है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो एन हमें 1.71 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1.71 रखोगे, इधर सी बाई वी हो गया। अब ये जो v है ना तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, उसको क्या करोगे, लेफ्ट साइड लेकर आओगे और 1.71 को राइट साइड लेकर जाओगे। तो जब मैं इसे राइट साइड लेकर जाऊंगा तो ये तो एक तरह से मल्टीप्लाई हो गया, और जब इधर जाएगा राइट की ओर जाएगा तो वो तुम्हारा डिवाइड में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी आ गया वो 1/1.71 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम इसी को स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 1/1.71 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1/1.71 टाइम्स जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट हमारा रूबी का होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रूबी, यहाँ रूबी लिखना जरूरी है, ठीक है। रूबी, रूबी का बात कर रहे हैं ना, तो रूबी का यहाँ पे लिखना स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रूबी इज 1/1.71 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो नीचे दूसरा क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन है ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो किस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आ रहा है, ओके। तो पहला है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एक मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे डिफाइन करो, ओके हो जाएगा। अ रे ऑफ लाइट enters from vacuum to glass of absolute refractive index 1.5, find the speed of light in glass, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल साधारण बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, क्या है तुम्हारा, एक रे ऑफ लाइट है जो कि तुम्हारा इंटर कर रहा है वैक्यूम से ग्लास में। तो ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो ये वैक्यूम से क्या कर रहा है, इस ग्लास में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ग्लास से एंटर कर रहा है तुम्हारा वैक्यूम से ग्लास में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को करेंगे, तो डेफिनेशन को मैं पहले से लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सिंपली इसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में तो हमारा सॉल्विंग था, तो पहले हम गिवन में लिख लेंगे कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। तो पहला हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 दिया हुआ है, यानी कि n के जगह पर 1.5 रखेंगे। और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो हमें दिया हुआ है, और उसे हम c से डिनोट करते हैं, और ये हमारे कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर ना v निकालना है। क्या निकालना है, हमें v निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना स्पीड है भाई, वो निकालना है हमें। तो देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि n इक्वल टू क्या होता है, c बाई v होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें v निकालना है। तो v को इधर लेके आएंगे, n को नीचे लेके जाएंगे, यानी c बाई n हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है, 3 into 10 to the power 8, और n का वैल्यू कितना 1.5 है। 1.5 से दो बार में कट जाता है, तो यहाँ पर जो स्पीड आ गया तुम्हारा वो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड आ गया। सॉरी, ये तुम्हारा कितना स्पीड आ गया,
तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड ये तुम्हारा जा रहा है। तो ये बात तो सही है, तुम्हारा जो स्पीड होता है एक ग्लास में वो तुम्हारा स्पीड जो होता है एक वैक्यूम से तुम्हारा कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया कंप्लीट। चलो इसको जल्दी से उतार लो। 2016 का क्वेश्चन देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हमें क्या निकालना, एयर में स्पीड निकालना है एंड वाटर में स्पीड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेयर हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर को W लिखते हैं और एयर को A से लिखेंगे। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये हमें कितना है, 4/3 के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में यानी कि NGA, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में वो तुम्हारा कितना है, 3/2 के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम लोग लिख सकते हैं V और सबस्क्रिप्ट में G लिख सकते हैं, G मतलब ग्लास हो जाएगा। तो ये तुम्हारा है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना फर्स्ट में एयर में स्पीड कितना है और वाटर में स्पीड कितना है। तो देखो एयर में जो स्पीड होता है वो हमें पता है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, लेकिन हमें यहाँ निकालने बोला है तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऐसे लिखने से नहीं होगा तुम्हारा काम। चलो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो थोड़ा सा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखो, अगर नहीं याद है तो इधर थोड़ा देखो। N2 1 अगर जब होता था, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, N2 1 जब होता था इसको क्या लिखते थे, N2/N1, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसे क्या लिखते हैं, N2/N1 लिखते हैं। और इसे अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी V1 और V2 लिखते हैं। लैम्डा के टर्म्स में लिखना है तो λ1/λ2 लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन था इसे मैंने बोला था अच्छे से याद कर लेना। अगर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, ओके ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एयर का निकालना है। तो एयर का निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, सॉरी ग्लास दिया हुआ है तो ग्लास का यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ग्लास बाय एयर लिख सकते हैं। ग्लास पे क्या लिख सकते हैं, तो ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख सकते हैं। और अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना हुआ तो इसे क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना हुआ तो इसको तो उल्टा करके लिखेंगे। तो पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इन दोनों का यूज करो, NGA कितना NGA, ये 3/2 है, इक्वल्स टू VA, VA निकालना है, एयर में कितना तुम्हारा स्पीड है वो निकालना है, और ग्लास में कितना स्पीड है वो हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई में काट देंगे, तो 2 डिवाइड में तो कट जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से VA इक्वल टू कितना आ गया, ये 10⁸ जो है ये डिवाइड में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये जो स्पीड इन एयर जो है वो तुम्हारा आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा सही आया और यही तुम्हारा होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारा एयर में होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर ही होता है, और वही हमारा आंसर आया है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, सेम तरीके से करेंगे। तो ध्यान दो, दूसरा पार्ट में वाटर का निकालना है तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है। W पहले ऊपर जाएगा, A तुम्हारा नीचे आएगा, और वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखोगे। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, या 4/3 रखेंगे। और ये देखो VA है, तो VA क्या हमें पता है कितना है, तो देखो VA होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अभी हमने फर्स्ट में निकाला है तो उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो वाटर में हमें स्पीड निकालना है, तो ये यहाँ काम हो गया हमारा यहाँ तक। अब निकालेंगे तो वाटर का स्पीड को उधर भेजेंगे, तो VW इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर में 3 इंटू 10⁸ बच गया। अब ये जो 4 है और 3 है, पहले 3 को उधर भेजोगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अरे 3 डिवाइड में है ना, देखो लेफ्ट साइड में 3 डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और 4 देखो ये जब इधर आता तो 4 तो मल्टीप्लाई में रहता,
तो 4 उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। या फिर एक काम करो, VW को इधर लेके आओ, ये 4/3 है ना, इधर जाके उल्टा हो जाएगा। बस इतना तो याद रहेगा ना कि ये VW इधर जाएगा तो 4/3 है, तो इधर आके उल्टा हो जाएगा, 3/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 इंटू 10⁸ और 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आंसर, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा जनरली पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर है वो तुम्हारा रे डायग्राम पर आने वाला है, लेंसेज के ऊपर, तो उसको अच्छे से करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस वाला जो अभी पार्ट आने वाला है वीडियो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। और हाफ ईयरली के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, प्री बोर्ड में भी तुम्हारा वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, इसको इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखो। इस पर कोई भी अभी मैं वर्कशीट नहीं डाल रहा हूँ, ये जो अभी इतना जितना क्वेश्चन कर रहा है इसी को प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी में जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड, उसको प्रैक्टिस कर लो, बस इतना काफी है तुम्हारा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। बाय बाय बाय।